हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग इकोनॉमी के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने इकोनॉमी का टेस्ट शुरू किया है और निश्चित तौर पे अब हम लोग इकोनॉमी पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा चीज़ जो है छूट गया है, यानी कि रिवीजन नहीं हुआ है। और अगर उसको रिवीजन नहीं कराया जाएगा तो निश्चित तौर पे चीज़ें भूल जाएंगी। इसीलिए बच्चा लोग आज हम लोग इकोनॉमी का टेस्ट फिर से कर रहे हैं और आप लोगों को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि आज के सारे प्रश्न आपके पड़े हुए हैं। कुछ भी आपके लिए बाहर से आज मैंने नहीं रखा है। सारे के सारे प्रश्न आपके पढ़े हुए हैं, तो आप सभी को ये सारे उत्तर आने चाहिए निश्चित तौर पे। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर को प्राप्त करेंगे और फटाफट बताएंगे कि किसका क्या सही होगा, क्योंकि सब कुछ आप लोगों का पढ़ा हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको ना बताया हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक को यानी कि आरबीआई को बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या रीज़न है कि आरबीआई को बैंकरों का बैंक कहा जाता है। पहला ऑप्शन है, अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। दूसरा है, आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। तीसरा है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। और चौथा है कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाई हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोगों को सॉल्व करना आसान लगेगा और आप सभी का उत्तर सही आना चाहिए बच्चा लोग, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं। तो फटाफट आप सभी लोग उत्तर दे दीजिए सही, और सभी का उत्तर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। यानी कि आरबीआई क्यों है बैंकों का बैंक, क्योंकि अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित निधि रखते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा संचित निधि होता है। दूसरा भी, आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, बिल्कुल सही है। और तीसरा भी सही है कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी देखिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। कह रहा है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव कौन करता है। वेरी इजी और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। दूसरा कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। तीसरा है वित्त मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा। और चौथा कह रहा है भारत के आयात निर्यात बैंक के द्वारा। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो आपके विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव करता है। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और आसान भी है, क्योंकि आप सभी को ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आप आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। बहुत ही बढ़िया है। आप सभी को मैंने बताया है कि किन किन कारणों से मुद्रास्फीति आती है और कौन कौन से उपाय हैं जो अपना करके मुद्रास्फीति को कम किया जाता है। आरबीआई भी इसमें अपना योगदान देती है मौद्रिक नीतियों के तहत, और गवर्नमेंट भी अपना योगदान देती है राजकोषीय नीति के तहत। फिलहाल यहाँ आरबीआई का पूछ रहा है कि आरबीआई कैसे मुद्रास्फीति को कंट्रोल करेगा। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है बैंक दर में वृद्धि करके। दूसरा है नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि यानी कि सीआरआर में वृद्धि करके। तीसरा है सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि यानी कि एसएलआर में वृद्धि करके। और चौथा है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, यानी कि जो सरकारी प्रतिभूतियां बेची गई थी जिसके बदले में लोगों को पैसे दिए गए थे, अब वो जो मतलब सॉरी क्रय करने की बात करें, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों को बेच देना। और जब सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई बेचेगा तो लोग उसको खरीदेंगे और लोगों के पास जो पैसा होगा वो आरबीआई के पास चला आएगा।
तो इससे मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगा, जो कि मार्केट का पैसा आरबीआई के पास आ रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हूँ, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को वो सारे पॉइंट्स याद होंगे। मैंने क्लास में सारे पॉइंट्स पे डिस्कस किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आप लोगों को ना बताया हो। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ये सारी आरबीआई की मौद्रिक नीतियाँ हैं, जिनके तहत आरबीआई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं बच्चा लोग। बैंक दर, यानी कि बैंक दर क्या होता है, जिस दर पे आरबीआई पैसा देती है। अगर वो दर बढ़ा देगी तो निश्चित तौर पे लोग कम पैसे लेंगे। दूसरा भी सही है कि अगर सीआरआर का रेट दर बढ़ा देगी, मात्रा बढ़ा देगी, तो ज़्यादा पैसे आरबीआई के पास आ जाएंगे बैंकों का। और अगर बैंकों के पास पैसे कम रहेंगे तो निश्चित तौर पे फिर वो मार्केट में पैसे कम उतारेंगे। और तीसरा भी सही है कि अगर ज़्यादातर पैसे उनको अपने पास, बैंक जो हैं वाणिज्यिक बैंक, उनको अपने पास एसएलआर के रूप में रखना पड़ेगा, तो उनके पास नकदी कम होगा। और अगर कम होगा तो मार्केट में पैसा कम देंगे वो। और ये भी है, तो आप सभी को पता है, और सरकारी प्रतिभूतियाँ भी बताया कि लोग खरीदेंगे तो पैसा दे देंगे आरबीआई को। तो सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को याद होने चाहिए। यही सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका कैसा है, बहुत ही बढ़िया है, और ये आपका आईएएस का प्रश्न है। तो निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्रतिभूतियों का क्रय, ओ नो, थोड़ा सा देखिए बच्चा लोग, कन्फ्यूज़न हो रहा है। देखिए ऐसे ही होता है, प्रतिभूतियों का क्रय कह रहा है ना, क्रय और विक्रय। क्रय मतलब होता है खरीदना, यानी कि अगर हम प्रतिभूतियों को खरीदेंगे तो हम पैसा उनको दे देंगे। और अगर हम पैसा लोगों को देंगे, उनसे क्रय करेंगे और उनको पैसा देंगे, तो क्या हो जाएगा, पैसा मार्केट में जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगा। देखिए यही होता है। क्रय विक्रय पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्रय करने की बात करें कि विक्रय करने का काम कह रहा है। तो आपका चौथा जो है ना, ये कह रहा है कि नियंत्रण करने का में प्रयोग लाती है, तो आपका ये नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, यानी कि उपयुक्त सभी नहीं हो सकता बच्चा लोग। देखिए थोड़ा सा अगर होता है ना ध्यान, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो पक्का गलती होना है। अगर ये सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय होता, विक्रय, यानी कि इसको क्या कर रही है, वो बेच रही है। अगर सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई बेचेगा तो लोग उसको खरीदेंगे, और लोगों का पैसा आरबीआई के पास आएगा, तो मुद्रास्फीति कंट्रोल होगा। लेकिन अगर वो सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय कर रही है, यानी कि खरीद रही है, लोगों से सरकारी प्रतिभूतियां ले रही है, बदले में पैसा दे रही हैं, यानी कि मार्केट में पैसा जा रहा है। अगर मार्केट में पैसा जाता रहेगा तो मुद्रास्फीति कैसे कंट्रोल होगा। यहाँ पे होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला उपाय नहीं है, उपाय नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा और भी कन्फ्यूज़न हो गया कि मतलब ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो पूछने के तरीके में बदलाव की वजह से यहाँ से ध्यान देखिए हमारा हट गया, और तुरंत गलत हो जा रहा था। लेकिन जब गलत होता है तो फिर याद आता है, कुछ न कुछ क्ल्यू दिमाग में खटकता है, जो कि इतना पढ़ा हुआ है, इतना पढ़ाया हुआ है कि मतलब गलत होते ही पता चल जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। तो देखिए बच्चा लोग, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही गलतियाँ इंसान को कभी कभी क्या कर देती हैं, पीछे कर देती हैं। छोटी छोटी गलतियों से हम पीछे चले हो जाते हैं, और इसीलिए तो हम प्रैक्टिस सेशन करते हैं। प्रैक्टिस सेशन से ये छोटी छोटी गलतियाँ हमारी दूर हो जाती हैं, और हम प्रश्न की बारीकियों को समझने लगते हैं। आते हुए क्वेश्चन हमसे ऐसे ही गलत होते हैं एग्ज़ाम में, हम उसको गलत भर देते हैं, और ऐसे ही क्या हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान देना है कि जब भी कभी भी एग्ज़ाम में जाना है ना, तो उसके पहले जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए सभी विषय पे। ये भी नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री पढ़िए, ये भी नहीं कि सिर्फ इकोनॉमी पढ़िए, ये भी नहीं कि ज्योग्राफी पसंद है तो ज्योग्राफी पढ़िए। सारे सब्जेक्ट पढ़िए। जो नहीं पसंद है उस पर तो विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपको पसंद होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर उस पर दिमाग कम काम करेगा। तो याद रखिएगा बच्चों, बस आप लोगों को समझाना मोटिव है, क्योंकि ये सब पढ़ी पढ़ाई हुई चीज़ें हैं, डेली आंखों के सामने से गुजरती है, सब कुछ दिमाग में क्लियर है। लेकिन फिर भी देखिए, कभी दिमाग और शरीर एक जगह ना हो तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है।
देखिए क्वेश्चन अगला है, रेपो रेट विचारणीय होता है। रेपो रेट क्या है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है, श्रम नीति के अंतर्गत आता है या जनसंख्या नीति के अंतर्गत आता है? तो बताएंगे बच्चा लोग, रेपो रेट विचारणीय होता है। तो रेपो रेट क्या है? और आप सभी को पता है कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें मुझे लगता है रटी होंगी, अगर आपने उसको गौर फरमाया होगा तो। आप सभी को पता है क्या है, मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत आती हैं। RBI इन सब का उपयोग करता है तरलता को बढ़ाने के लिए भी और तरलता को कम करने के लिए भी। तो बिल्कुल सही है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। प्रश्न बहुत ही शानदार है। प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य है? यानी कि SLR का उद्देश्य कौन सा है? पहला है, केंद्रीय बैंकों को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करना। दूसरा, बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना। तीसरा, व्यावसायिक बैंकों का अधिकतम लाभ कमाने से रोकना। और चौथा है, बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष नकदी रखने को बाध्य करना। आप सभी को मैंने बताया है कि SLR क्या होता है। तो निश्चित तौर पे आप सभी को पता होना चाहिए कि SLR के बारे में कौन सी बात है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और आप सभी को पता है कि आपका SLR के बारे में कौन सी बात है जो बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यही करेक्ट है। IS का क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करना। ये याद रखिएगा बच्चा लोग कि जो आपका RBI है, वो जो बैंक हैं वो अपने यहाँ जो भी निर्मित करते हैं अग्रिम राशियाँ, उन पर कैसे नियंत्रण करना है, ये एक साधन है RBI का। RBI इसके द्वारा बैंकों के ऊपर क्या करती है, नियंत्रण रखती है, ताकि वो बैंक टूटे ना, दिवालिया ना हो जाएं। और इसीलिए SLR का क्या करता है, संरक्षण करवाता है उनको। परेशानियों के दिनों में उस पैसे से वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, फिर से स्टैंड कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। सीमांत अस्थायी सुविधा दर तथा निबल मांग और सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचारों में आते रहते हैं। इनका प्रयोग किस संबंध में किया जाता है? ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही अच्छा है और आप सभी को इसका उत्तर देना है और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका उत्तर दे सकेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही समझ लें कि कह रहा है कि क्या मतलब जो है, सीमांत अस्थायी सुविधा दर तथा निबल मांग और सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचारों में आते रहते, इसका प्रयोग किस संबंध में किया जाता है? बहुत ही आसान है। पहला है बैंक कार्य में, दूसरा है संचार नेटवर्किंग में, तीसरा है युद्ध कौशल में, 14 है कृषि उत्पादों की पूर्ति और मांग। IS का क्वेश्चन है, लेकिन कितना आसान है। आप सभी को पता है कि सीमांत अस्थायी सुविधा दर क्या है, निबल मांग क्या है, सावधिक देयताएं क्या हैं, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ये सब आपके किससे हैं? बैंकों से जुड़े हुए हैं। RBI ही तो सीमांत अस्थायी सुविधा या MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होता है, ये सारी चीज़ें जारी करता है। तो निश्चित तौर पे इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि ये सारे जो टर्म्स हैं ये अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से जुड़े हैं, बैंक से जुड़े हैं, खास करके किससे? RBI से। क्योंकि ये सारी चीज़ें कौन निर्धारित करता है? RBI करता है। तो निश्चित तौर पे कोई दम ही नहीं है। IS का क्वेश्चन है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो IS के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। और ये देखिए बच्चा लोग, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषित शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देते हैं? कौन सा तरीका है जिसके द्वारा वाणिज्यिक बैंक गवर्नमेंट को उधार देते हैं? आपको ये बताना, इसमें से कौन सा तरीका है। बहुत आसान है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी को इसको गंभीरता से पढ़ना है और याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि IS का क्वेश्चन है
और आईएएस के क्वेश्चन बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस लगा के उत्तर दीजिएगा। सभी को पता है बच्चा लोग, पहला है नकदी उधार अनुपात, दूसरा है ऋण सेवा दायित्व, तीसरा है तरलता समायोजन सुविधा और चौथा है सांविधिक तरलता अनुपात। अगर उतनी गहराई से नहीं सोचेंगे तो गलती करेंगे। मैंने आप लोगों को कहा था कि आईएएस के हर क्वेश्चन का उत्तर किताब में नहीं होता, लेकिन उसके हर क्वेश्चन का उत्तर किताब में ही होता है, यानी कि वो सीधा सीधा नहीं होता। वो पढ़ के जो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेता है वो अपने दिमाग से उसको सही कर लेता है, जो कि उसको दिमाग आया कहाँ से, उसी कॉन्सेप्ट से आया है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो उत्तर निकाल सकता है व्यक्ति, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, बस किताबों की लाइनें रटता है, तो पक्का वो आईएएस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। उसका अपना कॉमन सेंस भी होना चाहिए, एक निचोड़ निकलना चाहिए। तो इसका उत्तर आप सभी को बताना है बच्चा लोग कि कौन से तरीके से जो वाणिज्यिक बैंक है वो सरकार को उधार देता है। और ये भी आपके लिए बहुत ही जो है बेहतरीन क्वेश्चन है, और आईएएस का है तो निश्चित तौर पे शानदार तो होगा ही। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। चूँकि नकदी उधार अनुपात ऐसी कोई बात नहीं है, ऋण सेवा दायित्व तो ये भी नहीं है, तरलता समायोजन ये भी नहीं है, सांविधिक तरलता अनुपात एसएलआर क्यों है। अगर याद हो आप लोगों को तो मैंने बताया था कि सीआरआर जो होता है ये नगद रूप में होता है, जो आरबीआई के पास बैंक जमा करते हैं, लेकिन आरबीआई द्वारा निर्धारित एसएलआर सभी बैंकों को अपने पास रखना होता है। जितने बैंक आरबीआई में सूचीबद्ध हैं उन सबको आरबीआई के द्वारा निर्धारित दर पे एसएलआर अपने पास रखना होता है। और मैंने आप लोग को बताया था कि बैंक अपने पास ज़्यादातर सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में एसएलआर रखते हैं, जो कि सरकारी प्रतिभूतियां समय के साथ और अच्छा पैसा उनको उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनको फ़ायदा होता है। इसलिए वो गोल्ड के रूप में रखने के बजाय सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखते हैं, और ये अल्पकाल के लिए सरकारी प्रतिभूतियों पे सरकार को ऋण देते हैं बैंक, यानी कि समय समय पे वो प्रतिभूतियां बेच करके उस पर ज़्यादा मुनाफा कमाते रहते हैं। तो याद आया होगा आप लोगों को कि मैंने चीज़ बताया था कि एसएलआर में जो सरकार है वो जैसे भी चाहे, मतलब जो बैंक हैं वो जिस भी रूप में चाहे रख सकते हैं, चाहे वो नकदी के रूप में रखे, चाहे वो प्रतिभूति के रूप में रखें, चाहे सोने के रूप में रखें, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन बैंक पसंद किस रूप में रखना ज़्यादा करते हैं, सरकारी प्रतिभूति के रूप में, क्योंकि उससे उनको मुनाफा होता है, फ़ायदा होता है। और कैसा फ़ायदा ये सब पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों को याद होंगी चीज़ें, और आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन, बैंकों को अपने जो है रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनना है बच्चा लोग, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं। बहुत ही आसान है, सीधा कह रहा है कि अपनी टोटल जो उनकी परिसंपत्ति है और उनके पास जो बैंकों के पास जो मतलब अतिरिक्त पैसे हैं, टोटल संपत्ति और पैसे के बीच में एक अनुपात उनको अपने पास रखना होता है। वो अनुपात क्या है, एसबीआर है, एसएलआर है, सीबीआर है, एससीएलआर है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। देखिए ये आईएएस में भी आया हुआ था और ये पीसीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो निश्चित तौर पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि बैंक अपने टोटल परिसंपत्ति का और जो उनके पास नकदी है उन दोनों के बीच एक अनुपात रखती है, उस अनुपात को क्या कहते हैं। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, एसएलआर। अभी मैंने आपको बताया था एसएलआर उनको अपने पास रखना होता है, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एसएलआर। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन, जब आरबीआई बैंक कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है तब उसका अर्थ क्या है। यानी कि जब सीआरआर में आरबीआई वृद्धि करती है, सीआरआर का दर बढ़ा देगी तो क्या होगा। कितना आसान है, आईएएस का है, लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है, संघीय सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा रहेगी। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा रहेगी। तीसरा, व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी। और चौथा है उपयुक्त सभी।
तो बताएंगे चलो। आईएएस का क्वेश्चन है, निश्चित तौर पे अंडरस्टैंडिंग भी होगा और दिमाग भी लगेगा। तो फटाफट बताइएगा। और आप लोगों को तो ये सारी चीज़ इतना अच्छे से समझाई हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल रिवीजन करते रहना चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें आपकी मदद कर सके एग्ज़ाम में। अन्यथा मेरे इतना अच्छे से पढ़ाने का क्या फ़ायदा होगा अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग। जब भी आरबीआई सीआरआर बढ़ाएगा तो बैंकों का ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास जाएगा, और अगर आरबीआई के पास जाएगा तो बैंकों के पास क्षमता घट जाएगी, उनके पास पैसे कम रहेंगे। कम रहेगा तो वो मार्केट में लोगों को महंगे दर पे लोन देंगे। महंगे दर पे लोन देंगे तो लोग कम पैसे लेंगे, और कम लेंगे तो मार्केट में खरीद बिक्री निवेश कम होगा। तो क्या हो जाएगा, ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। यानी कि कौन प्रभावित हो गया है, व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी। यही बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई जो है इसका इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो सीआरआर को अपने पास रख रही है। उसके बाद जो इम्पैक्ट आएगा वो व्यापारिक बैंकों की गतिविधियों पे आता है। आप सभी को पता है सरकार का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा क्या है, कम हो गई। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये भी आपको बताना है, और वो भी आपके सामने दिया है क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर उत्तर बताइएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मतलब रुपया है इसके मूल्य को निर्धारित करते हैं, यानी कि रुपए का मूल्य ज़्यादा होगा कि कम होगा, ये कौन सी चीज़ें निर्धारित करती हैं। पहले भी इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, देखिए हम लोग दूसरी बार कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है उच्च मुद्रास्फीति दर, दूसरा है उच्च राजकोषीय घाटा, तीसरा उच्च कच्चे तेल की कीमतें, चौथा है कि उपर्युक्त तीनों कारक जिम्मेदार है मुद्रा की वैल्यू के लिए, या मुद्रा का कितना मतलब उसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में या डॉलर के मुकाबले क्या स्थिति होगी। ये आप सभी को पता है कि ये सारी चीज़ें निर्धारित करेंगी। आप सभी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपका कितना स्फीति है आपके यहाँ, यानी कि मुद्रा की वैल्यू किस हद तक है, ये तो करेगा ही करेगा। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा राजकोषीय घाटा रहेगा तो मुद्रा की वैल्यू कम होगा। और आपका तीसरा भी है कि अगर कच्चे तेलों की कीमत ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे हमको ज़्यादा पैसे उसके लिए पे करने पड़ेंगे, तो इससे भी क्या होगा, इससे भी समस्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। तीनों कारण जो हैं इसके लिए जिम्मेदार होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा लोग। और ये क्वेश्चन देखिए आईएएस का है। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, दम है तो बस इसके क्वेश्चन पूछने के तरीके में, इसकी शब्दावली में सारा दम है, और बाकी इसमें कोई दम नहीं है। शब्दावली में क्या कह रहा है कि पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है। अब आपको मैं बता दूं पुनर्क्रय का मतलब क्या होता है। क्रय का मतलब होता है रेपो रेट। रेपो रेट इसका एक मतलब रेपो रेट होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, रेपो रेट है। अब आपको बता देना है कि पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है किस लिए, यानी कि रेपो रेट का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो पहला है विनिमय बाजार में रुपए की भारी बिकवाली के दबाव को कम करने के लिए, यानी कि क्या ये बात सही है। दूसरा, विनिमय बाजार में रुपए की बिकवाली की दबाव को बढ़ाने के लिए। और तीसरा है विनिमय बाजार में रुपए का मान कम करने के लिए। और चौथा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि रेपो रेट के बारे में कौन सी बात है जो कि सही है, और आपको फटाफट बता देना है बच्चा लोग। आप सभी को पता है कि जो आपका रेपो रेट है ये आरबीआई का क्या है, ये मुद्रा बाजार से जुड़ा हुआ है, साख नियमन से जुड़ा। मुद्रा बाजार साख नियमन, यहाँ पे सब विनिमय बाजार की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इसमें से कोई भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा, क्योंकि आपका जो रेपो रेट है ये साख नियंत्रण और आपके मुद्रा बाजार या मुद्रा नियंत्रण से जुड़ा हुआ शब्दावली है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल कि इसमें से कोई भी नहीं है इसका सही अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन। और आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि गलत है, गलत बताना है। आपका पहला ऑप्शन है बैंक दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर देता है।
दूसरा कह रहा है रेपो दर वह ब्याज दर है जो आरबीआई अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। और तीसरा है कि दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। और चौथा है कि कोई भी सही नहीं है। बताइएगा बच्चा लोग, ये सारी चीज़ें क्लास में बहुत अच्छे से समझाई हूँ और सारे कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर हैं। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल कोई डाउट करना ही नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये आईएएस का क्वेश्चन है। तो निश्चित तौर पे आपको बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गलत है तो आपको बता देना है फटाफट। आप सभी को पता है कि इसमें से कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बैंक दर पे जो पैसा दिया जाता है बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई देता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए देता है, लॉन्ग टर्म के लिए देता है। और रेपो रेट पर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देता है। यहाँ पे लॉन्ग दे दिया इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे शॉर्ट दे दिया इसलिए गलत हो गया। अपोजिट कर दिया गया, उलट कर दिया गया, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपका पढ़ा हुआ है, आप लोगों को सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन है, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतया इस बात का संकेत है कि, यानी कि अगर बैंक दर बढ़ा रही है आरबीआई तो वो किस बात का संकेत दे रही है। आईएएस 2013 में ये क्वेश्चन आया था कि आरबीआई अगर बैंक दर बढ़ा रही है तो इसका मतलब क्या है, आप इसका क्या मतलब निकालेंगे। पहला है, ब्याज की बाजार दर के गिरने की संभावना है। दूसरा, केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज नहीं दे रहा। तीसरा, केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। और चौथा, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। बताएंगे बच्चा लोग, आईएएस का क्वेश्चन है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि आप सभी को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने क्लास में क्लियर किया है। बशर्ते आप लोगों ने इसको रिवीजन किया हो तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी को पता है जब भी आरबीआई बैंक दर बढ़ाएगा तो बैंक को पैसे कम मिलेंगे, महंगे लोन पे मिलेंगे, महंगे ब्याज पे मिलेंगे, तो कम पैसे लेगा, कम लेगा तो वो भी महंगे ब्याज पे देगा तो लोग भी कम लेंगे। तो निश्चित तौर पे इसका मतलब क्या है कि आरबीआई महंगे, यानी कि केंद्रीय बैंक महंगे मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। भारत में मुद्रा का और साख का नियंत्रण कौन करता है, ये बताना है आप लोगों को। फटाफट बताइएगा कि भारत में मुद्रा का और साख का नियंत्रण कौन करता है। कितना आसान प्रश्न है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। आप सभी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, आप लोगों को तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये यूपीपीसीएस मेंस में आया था क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, तीसरा है आरबीआई और चौथा है भारतीय स्टेट बैंक। तो सभी को पता है कि फालतू का ये उलझाने का काम कर रहा है, और बच्चों का मेरे सब कुछ क्लियर है तो वो इसमें बिल्कुल भी उलझने वाले नहीं हैं। तो आपका कौन सा सही हो गया, आरबीआई। इसमें कोई डाउट आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी देखिए, बहुत ही बढ़िया है। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। देखिए शानदार प्रश्न है, आईएएस का है और लेटेस्ट है। कह रहा है कि कौन कौन से जो है तरीके अपनाए जाएंगे तो मुद्रा की जो आपूर्ति है वो अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगा। सावधानी से देखिए, उत्तर दीजिएगा, कूट की सहायता से देना है। कौन कौन से तरीके आरबीआई या सरकार अपनाएगी तो मार्केट में पैसे का प्रवाह बढ़ेगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। पहला है केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का जो है लोगों द्वारा, इसमें कुछ छूट गया है लग रहा है, कोई नहीं, मैं देख रही हूँ कि क्या छूटा है इसमें। ये स्टेटमेंट होना चाहिए कि जो केंद्रीय बैंक है वो लोगों से सरकारी प्रतिभूतियाँ क्रय करता है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आई थिंक यहाँ पे केंद्रीय बैंक लोगों द्वारा आरबीआई द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का, अच्छा सरकारी प्रतिभूतियों का क्या, क्रय, क्योंकि लोगों से क्या करेगा, क्रय करेगा। लोगों को होता तो विक्रय करता, यानी कि लोगों से क्या, क्रय करना। दूसरा है वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी। तीसरा कह रहा है सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से
लिया गया ऋण, और चौथा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। अब देखिए बच्चा लोग, क्रय भी है और विक्रय भी है, दोनों ऑप्शन में आ गया, यानी कि यहाँ पे हमारा गेस बिल्कुल सही था। अब आपको बताना है कौन कौन से तरीके से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। पहला कह रहा है केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, यानी कि लोगों से पैसा मतलब जो है जो प्रतिभूतियाँ उसको खरीदना। दूसरा कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों में जो जमा की गई करेंसी है, वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, क्या ये मदद करेगा जो वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी है। और तीसरा है सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण। और चौथा कह रहा है केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका उत्तर देने में समर्थ होंगे। तो आपका कौन सा है बच्चा लोग, आपका ऑप्शन नंबर जो है ये केवल और केवल पहला सही होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर केंद्रीय बैंकों द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी जाएंगी तो बदले में लोगों को पैसा दिया जाएगा, और अगर पैसा लोगों के पास जाएगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। दूसरा कह रहा है वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, वो तो जमा कर दी गई है ना, अगर वो जमा कर दी गई हैं तो फिर अर्थव्यवस्था से आ गई हैं बैंकों के अंदर, तो अर्थव्यवस्था में नहीं जा रही हैं, इसका मतलब दूसरा नहीं होगा, दूसरा बिल्कुल ही नहीं होगा। यानी कि पहला सही है। देखिए पहला इसमें भी नहीं है, पहला इसमें भी नहीं है, यानी कि या तो केवल पहला होगा या तो पहला तीसरा होगा। तीसरे में कह रहा है सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, तो अगर सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से जो है ऋण लिया जा रहा है तो क्या ये बढ़ाएगा, नहीं, ये भी क्या करेगा, अच्छा हाँ ये बढ़ा सकता है, बिल्कुल ये बढ़ा सकता है। अगर सरकार पैसा ले रही है तो निश्चित तौर पे वो लेके रखेगी तो नहीं, उसको क्या करेगी, यानी कि आपका इसमें से डाउट था ना, तो देखिए ये सही हो गया। क्योंकि सरकार अगर केंद्रीय बैंक से पैसा लेगी तो उसको लेने के बाद निश्चित तौर पे निवेश करेगी, और निवेश करेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। देखिए बच्चा लोग ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अगर आप एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं तो आपके संभावनाएं सही होने की बढ़ जाती हैं। तो आपका आंसर मिल ही गया है कि पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, पहले तीसरे का ऑप्शन ही सही है, बाकी आपको चौथा देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर देखेंगे तो इसका सेम अपोजिट होगा, क्रय करने से अगर बढ़ रहा है आपूर्ति तो विक्रय करने से क्या होगा, आपूर्ति घट जाएगा। तो इसमें कोई आप लोग को डाउट होना ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसे भी निकालते कि चौथा नहीं होगा, वृद्धि नहीं करेगा, तो भी आपका ये और ये हट जाता और फिर आपको सिर्फ ए और सी में ही कन्फ्यूज़न होता, जिसको आप क्लियर कर लेते। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग ऐसे ही आप लोगों को भी सीखना है। इंसान को हर दिन, हर रोज़, हर घड़ी, हर समय सीखने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी अपने आप को परिपूर्ण मत समझिएगा, जितना पढ़िए बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जो क्लासेस देख लेते हैं उसको फिर से रिवीजन कीजिए, ताकि वो आपकी अस्थाई मेमोरी में जाए। ये नहीं कि एक बार देख लिया तो उसके बाद नहीं, उसको जितनी बार देखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ेंगे और हम भी आप लोगों को बताते हैं, और बताते बताते इतने पॉइंट्स होते हैं कि दिमाग अगर ज़रा सा इधर उधर होता है तो खुद ही भी दिमाग इधर उधर होने से डिस्टर्बिंग हो जाती है। आप लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी वही किताबें पढ़ी हैं, आप ही लोगों की तरह हूँ। तो अगर ज़रा सा भी कोई दिमाग में बातें आ जाती हैं और दिमाग वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होता है तो एक पल के लिए संदेह होता है, लेकिन जब उसको पढ़ते हैं और फिर से दिमाग वापस आता है तो याद आता है कि नहीं इसका ये नहीं, ये होगा। यानी कि एक सेकंड के लिए भी अगर दिमाग इधर उधर हुआ तो वो गलती करवा देता है, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हॉल हो या सामान्य जीवन। तो मोस्टली माइंड को एकाग्र करने का प्रयास करना है। निश्चित तौर पे ह्यूमन नेचर है, दिमाग हमेशा एक जगह नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता, उसके लिए योग वगैरह जो लोग करते हैं उनका ज़्यादा देर तक रहता है, अन्यथा सामान्य लोगों का ध्यान इधर उधर होता ही रहता है। लेकिन हाँ, रिविज़न करते रहना है, प्रैक्टिस सेशन करते रहना है, दिमाग अपने आप धीरे धीरे सही हो जाएगा।
क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है। आप लोग को मैंने बताया था कि खुला बाजार नीति क्या है। दो तरह की चीज़ें मैंने बताई थी। एक मैंने बताया था कि जो है परिमाणात्मक तरीका अपनाता आरबीआई नियंत्रित करने के लिए मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति को, और दूसरा मैंने बताया था आप लोग को गुणात्मक या चयनात्मक। उम्मीद है कि याद होगा आप लोगों को, चयनात्मक या गुणात्मक। तो इसमें से आपका जो यहाँ पे खुले बाजार का प्रचलन है ये आपके गुणात्मक या चयनात्मक का है। तो अब आपको बताना है कि ये क्या है। पहला है अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना। दूसरा, अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना। तीसरा, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। और चौथा, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा बच्चा लोग, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पे क्यों नहीं होगा, आखिरकार ये आपका आईएएस का क्वेश्चन है, तो बढ़िया है। बताना है बच्चा लोग क्या है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई हूँ कि खुले बाजार की नीतियों के तहत आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का काम करता है। तो आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ेंगे और फटाफट क्लास को ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही है। पहला है, रेपो दर ऐसा दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं। दूसरा, किसी देश के गिनी गुणांक के एक मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। और ये भी सारे पॉइंट बिल्कुल बताई हूँ। पहला है केवल, पहला बी में है केवल, दूसरा सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग, निश्चित तौर पे आप लोग को याद होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्लास में बताई जा चुकी हूँ। रिवीजन करना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। और निश्चित तौर पे आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपका केवल और केवल पहला सही है, क्योंकि ये तो आपको कंफर्म है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ये लघु या समय या छोटे समय के लिए देता है आरबीआई, लेकिन ये गलत है। जो कि कह रहा है ना कि किसी देश की गिनी गुणांक एक मान का अभिप्राय है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। लेकिन उस जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है, अगर वो दिखाता है कि एक मान का अभिप्राय क्या होता है। एक मान का अभिप्राय है कि सबसे ज़्यादा असमानता दिखा रहा है, पूर्णतः समानता नहीं। गिनी गुणांक 0 से लेके 1 के बीच में होता है, ये मैं बढ़ा चुकी हूँ और ये कई बार एग्जाम में आया भी है। कितने से कितने के बीच होता है, 0 से 1 के बीच। अगर 0 पे है इसका मतलब आय की समानता है, पूर्णतया समानता, आय पूर्णतया समान है 0 पे। अगर 1 पे है इसका मतलब आय पूरी तरह से असमानता है, एक लोग के पास ही सारा आय आ गया और बाकी लोग क्या हो गए हैं, आय विहीन हो गए हैं। इसलिए याद रखिएगा, 1 मतलब खतरा है और 0 मतलब कि सामान्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि आप निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है। अब अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए परिमाणात्मक, जिसमें आपके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और चयनात्मक या जिसको हम कहते हैं कि गुणात्मक, इसके बारे में कह रहा है और उसमें से पूछ रहे कौन सा चयनात्मक या गुणात्मक के अंतर्गत नहीं आता। पहला, उपभोक्ता उधार का नियमन। दूसरा है उधार राशि नियतम। और तीसरा कह रहा है अंतरण अपेक्षाएं। और चौथा कह रहा है परिवर्ती लागत आरक्षण अनुपात। तो बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन सा है जो कि आपका एक तरीके से कहेंगे कि वो गुणात्मक तरीका नहीं है कंट्रोल करने का, और ये आप लोगों को बताना है और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, कौन सा है जो कि नहीं होगा। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये नहीं होगा, जो कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो आपका चयनात्मक है इसमें न्यूनतम सीमा या मार्जिनल निर्धारण भी आता है। इसके अलावा नैतिक दबाव भी आता है, मैंने आप लोग को बताया था नैतिक दबाव क्या होता है। सांख्यिकी राशनिंग भी आता है, उपभोक्ता जो उधार नियमन होते ये भी आता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो कह रहा है कि परवर्ती लागत आरक्षण अनुपात, ये आपका इसमें चयनात्मक नियंत्रण के साधन के रूप में नहीं है, इसलिए आपका चौथा जो है ये गलत हो गया है। इसको याद रखिएगा, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आरबीआई के बैंक दर कम करने पर क्या होगा।
सभी को पता होगा बच्चा लोग कि अगर आरबीआई बैंक दर घटा देगी तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो कन्फ्यूज़न तो होना ही नहीं चाहिए। और आप सभी लोग अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो फटाफट सही उत्तर दीजिएगा। आप लोगों के लिए सही उत्तर बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को पता है, पहला है बाजार की तरलता बढ़ जाएगी, दूसरा बाजार की तरलता घट जाएगी, तीसरा है बाजार की तरलता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और चौथा वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेंगे। तो इसमें तो निश्चित तौर पे मेरे बच्चों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बाजार की तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक दर अगर कम कर दिया जाएगा तो आरबीआई के द्वारा यानी कि कम ब्याज पे लोन मिलेगा बैंकों को, तो बैंक ज़्यादा लोन लेंगे, और ज़्यादा लोन मिलेगा तो भी कम ब्याज पे लोगों को देंगे। और अगर ऐसा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे और निवेश करेंगे, और अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, तरलता बढ़ जाएगा, बाजार में तरलता बढ़ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है। कह रहा है बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर। बैंक दर क्या है बच्चा लोग, आप सभी को इसका उत्तर पता है, सब कुछ बताई हूँ कि बैंक दर क्या है। पहला है, एक बैंक सामान्यतः जनता को उधार देता है। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य जनता को ऋण देता है। तीसरा, भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। चौथा, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा है जो कि बैंक दर में अगर ब्याज की जो वह दर है जिस पर ये दिया जाता है, ये कौन सा दर है, किसको कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए कि जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है ये वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा तो होगा नहीं क्योंकि आरबीआई सामान्य जनता को ऋण देता ही नहीं, और एक बैंक जो सामान्य जनता को उधार देता है इसका इससे कोई लेना देना भारत सरकार कहाँ से आ गया। ये बैंक दर आरबीआई के द्वारा किया जाता है, यानी कि यहाँ पे वाणिज्यिक बैंकों की जो बिल होता है उसका पुनर्कटौती किया जाता है। तो आपका चौथा बिल्कुल सही है। चलिए बच्चा लोग देखिए अगला क्वेश्चन, और बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है क्या? यस, ये क्वेश्चन 2 बार हो चुका है। चलिए आप लोगों का एक क्वेश्चन का मेहनत जो है वो बेकार गया, यानी कि एक क्वेश्चन का जो है हमें फ़ायदा नहीं मिला आज, लेकिन कोई बात नहीं। भारतीय आरबीआई के बारे में यानी कि आरबीआई के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, यह सभी प्रकार की करेंसी नोट को जारी करता है। दूसरा, यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में काम करता है। तीसरा, यह बैंकों का बैंक है। और चौथा, यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। तो बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट उत्तर दीजिएगा कि कौन सा है जो कि आपका आरबीआई के बारे में सत्य नहीं है। आरबीआई के बारे में सत्य नहीं है ये बताना है, और इसका उत्तर तो आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही आसान है कि कौन सा है जो आरबीआई के बारे में सही नहीं है। तो निश्चित तौर पे नो डाउट कि पहला सही नहीं है, जो कि 1 रुपये का नोट और सिक्का आरबीआई के अंडर में नहीं है, ये दोनों भारत सरकार के अंडर में आता है। और 1 रुपये के नोट पे साइन वित्त सचिव का होता है। 1 रुपये का जो सिक्का होता है उस पर भारत सरकार लिखा रहता है, सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो याद रखिएगा, इस पे आरबीआई का कंट्रोल नहीं है, आरबीआई के अंडर में ये नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही बढ़िया है, और आप सभी को ये सारी चीज़ें पढ़ाई हूँ। आज का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको पढ़ाया गया ना हो। तो बताएंगे बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है, तो निश्चित तौर पे वो किस लिए बनाता होगा, उसमें से कौन सा है जो इसका उद्देश्य नहीं है? पहला है मूल्य स्थिरता। क्या मूल्य स्थिर बनाने के लिए आरबीआई जो है मौद्रिक नीतियाँ बनाता है। दूसरा, आर्थिक अस्थायित्व। क्या अर्थव्यवस्था में अस्थायित्व बना रहे इसलिए आरबीआई बनाता है मौद्रिक नीति। तीसरा, आय एवं परिसंपत्तियों का सामसिक वितरण। क्या ये, अच्छा सामसिक नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे सामयिक होना चाहिए बच्चा लोग। सामयिक मतलब समान, सामयिक वितरण। और चौथा, विदेशी विनिमय दर स्थिरता। तो बताइएगा बच्चा लोग, कौन सा है जो कि आरबीआई के द्वारा बनाए गए मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है?
बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। कॉमन सेंस का उपयोग करिए और फटाफट कमेंट कर दीजिए। आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए और ये आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। निश्चित तौर पे इससे आप लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका तीसरा सही नहीं है। ये आय और परिसंपत्तियों को सामयिक या समान वितरण करने के लिए नीतियाँ नहीं बनाता, बल्कि मूल्य स्थिरता को कंट्रोल करता है, आर्थिक अस्थायित्व को ध्यान देता है और विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाता है। इसके अलावा बाजार पर नियंत्रण, साख नियंत्रण, मुद्रास्फीति कंट्रोल, अस्फीति कंट्रोल, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखता है। काले धन को भी कंट्रोल करता है, लेकिन ये सामयिक वितरण पे ध्यान नहीं देता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, आई थिंक यस, आज का आखिरी क्वेश्चन है बच्चा लोग, और ये भी आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, आप सभी को इसका उत्तर पता है कि आरबीआई द्वारा अगर सीआरआर में वृद्धि कर दिया जाता है तो क्या होगा। सीआरआर बढ़ा दे आरबीआई तो क्या होगा। सरकार के ऋण में कमी आती है। दूसरा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता में कमी आती है। तीसरा, देश में आर्थिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आता है। और चौथा, वांछित क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ता है। बताएंगे, अगर सीआरआर में वृद्धि की जाती है तो कौन सा इम्पैक्ट आएगा। और इसमें भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर सीआरआर का दर बढ़ाएगा तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। दर घटेगा तो अर्थव्यवस्था पे क्या असर आएगा और दर बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था पे क्या असर आएगा। आप सभी को पता है कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आएगी, यानी कि आरबीआई महंगे मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रही है। उम्मीद है बच्चा लोग आप सभी को अपना सारा पढ़ा हुआ रिकॉल हो गया होगा, वो सारी चीज़ें याद आ गई होंगी जो मैंने क्लास में आप लोग को पढ़ाई हैं। ये सारे टर्म्स मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। आपका रिवीजन, आपकी पढ़ाई और आपका प्रैक्टिस सेशन तीनों बंद नहीं होना चाहिए। पढ़ाई भी कीजिए डिटेल क्लास की, उसके बाद रिवीजन भी कीजिए उसकी, और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन भी कीजिए। अगर इसमें से कोई भी स्टेप आप नहीं कर रहे हैं तो आप सफलता से दूर हो जाएंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। अगर अधूरा ज्ञान लेंगे तो वो अधूरा ज्ञान आपको हमेशा सिर्फ मुसीबत में छोड़ेगा, आपको कभी उस पार नहीं पहुंचाएगा। इसलिए जब भी पढ़िए कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए, थोड़ा पढ़िए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जो कि आधा अधूरा ज्ञान और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। बल्कि ना रहे ठीक है, लेकिन थोड़ा रहता है तो और भी व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। तो इसलिए अच्छे से डिटेल में बढ़िया से डिटेल भी पढ़िए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके रिवीजन कीजिए ताकि वो और क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस सेशन कर लीजिए और आत्मविश्वास आ जाए। ये सारी चीज़ें चलती रहें आप लोगों की, हम कोशिश करते रहेंगे। आप लोग भी अपनी तरफ से लगे रहिए। अगर और भी कोई डिमांड हो, और भी कोई परेशानी हो, और भी कोई आवश्यकता है तो बेझिझक बोलिएगा। पूरा स्वागत है। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए पड़ा हुआ है, जब जो मन में आए उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, जो दिल में आए अपनी बातें रख सकते हैं। जो भी इच्छा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग कोशिश करें बेटा लोग अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में लिखने का, उसमें आपकी बातें संचित रहेंगी, सालों साल रहेंगी। जब भी मैं उसको ओपन करूँगी तो आपकी कमेंट्स मुझे वहाँ दिखेंगे। अगर आप लोग उसको इधर उधर लिखेंगे तो वो कुछ दिनों के बाद मैसेजों के नीचे दब जाता है और वो फिर मुझे दिखाई नहीं देता। तो व्हाट्सएप नंबर वगैरह पे करने के बजाय आप लोग कमेंट बॉक्स में किया कीजिए, वहाँ पे मैं आप लोग के कमेंट जब भी ओपन करूँगी तो देखूँगी। तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। हृदय से अपनी बातों को रखिए। थैंक यू सो मच।